हाय गाइज, मैं उमरा सिंह आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फन फ्रेंड्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले मैं टेंस की 2 वीडियो डाल चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसको आप देख लीजिएगा, तभी सब कुछ आज का भी क्लियर होगा। तो आज मैं दोस्तों आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। और आइए चलिए वीडियो शुरू से देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है क्या? फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। तो ये भविष्य काल क्या होता है? मतलब जब आने वाले समय में कोई कार्य हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। व्हेन एनी वर्क हैपेंड इन कमिंग टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो ये तो समझ गए होंगे भविष्य काल क्या होता है। आने वाले समय में होने वाले कार्य को हम भविष्य काल कहते हैं। तो चलिए अब भविष्य काल का एक एक करके सब पूरा अध्ययन हम करते हैं, पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों पहले हमारा फ्यूचर टेंस का पहला भाग होता है पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है? अनिश्चित भविष्य काल। तो अनिश्चित भविष्य काल क्या है? जब भविष्य काल में कोई कार्य अनिश्चित समय से हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं दोस्तों। तो ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। अब आइए इसकी हम पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या है। तो दोस्तों जब हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए, या होगा, होगी, होगे आदि शब्द आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसकी सिर्फ 2 ही होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? एक होती है विल। ठीक, WILL। विल जो है सबके साथ लगेगा, ऑल सब्जेक्ट। और दूसरी होती है शैल। तो शैल का प्रयोग सिर्फ 2 के साथ होता है, आई और वी। इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। ख्याल रहे ये हमेशा हर टेंस में, इस फ्यूचर टेंस में आपको यही प्रयोग करना है। अच्छे से याद कर लेना। विल का प्रयोग ही, सी, इट, दे, नेम सब के साथ विल लगाओगे। सिर्फ आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों। मतलब आई भी जो है आपका फर्स्ट पर्सन करता है, तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ शैल का प्रयोग, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हमको करना है। तो ये तो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब चलते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या फ्रेम बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम क्या है? तो मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का फ्रेम क्या है, आइए समझ लेते हैं पहले। तो पहले तो हमें लिखना है क्या? कर्ता हो गया सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद हमको लिखना है क्या? विल शैल लिख लीजिएगा। विल शैल। उसके बाद आपका आता है भी फर्स्ट। बहुत आसान है दोस्तों। इसमें आपको मुख्य क्रिया का सिर्फ पहला रूप लगाना है, चाहे कर्ता कोई भी हो, चाहे जैसा भी हो, उससे फ़र्क नहीं, सिर्फ मुख्य क्रिया का पहला रूप लगा देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो कर्म बन रहा है उसमें, उसको आपको लिख देना है। ऑब्जेक्ट या कर्म या अदर वर्ड जो भी है वो लिख देना, अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो ये इसका फ्रेम हो गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको हम कंफर्म करते हैं दोस्तों। तो आइए एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे वह एक पत्र लिखेगा। अंत में देखो क्या आएगा? गा आएगा ना। तो गा आ गया तो समझ जाओ कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब इसका अनुवाद कैसे होगा? तो पहले वह की अंग्रेजी जो है वो लिख लीजिए आप। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही हो गया। अब ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? विल लगेगी, याद रखना।
ही विल, अब क्रिया क्या है, लिखना है, लिखना क्या होता है, राइट, विल राइट अ लेटर, LETTER, ही विल राइट अ लेटर, अंत में फुल स्टॉप लगा दो, ये आपका हो गया। चलिए कुछ और तो जैसे अब दूसरा एग्जांपल हमारा है दोस्तों, मैं वाराणसी जाऊंगा, मैं वाराणसी जाऊंगा, ठीक, मैं वाराणसी जाऊंगा है। अब इसमें भी कहा गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, तो इसका ये अनुवाद कर लेते हैं। पहले क्या होगा, तो आई जो है बताए थे, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, सेल लगेगी ना, तो ये हो जाएगा आपका आई, फिर सहायक क्रिया आएगी सेल, आई सेल, फिर मुख्य क्रिया है जाना, जाना कहेंगे क्या होती है, गो, आई सेल गो टू वाराणसी। किसी भी स्थान के पहले हमेशा टू का प्रयोग होता है, अगर जा रहे हैं कहीं पर तो वहाँ पर टू लगाना, वाराणसी अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपका ये ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। तो याद रखना आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आइए कुछ यहाँ और मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। अब जैसे कल शब्द आता है, क्या है, कल, कल की अंग्रेजी क्या होती है, तो एक तो होती है टुमारो, टुमारो भी होती है, TOMORROW, ठीक, टुमारो होती है कल की अंग्रेजी एक, और एक कल की अंग्रेजी क्या होती है, ईस्टरडे भी होती है, YESTERDAY, तो ईस्टरडे ये पास्ट टेंस के लिए लगता है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो ईस्टरडे लगाएंगे, और फ्यूचर टेंस रहेगा तो कल की अंग्रेजी क्या लगेगी, टुमारो लगेगी। आइए ट्रांसलेशन देख करते हैं इसका। तो जैसे है हमारा मैं कल अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, मैं कल अमेरिका जाऊंगा। अभी देखिए जाऊंगा है मतलब आने वाले समय में होगा काम, तो यहाँ पर कल की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, टुमारो लिखी जाएगी। तो हो जाएगा आई शैल गो टू अमेरिका टुमारो, यहाँ टुमारो लिखा जाएगा, TOMORROW, ये हो जाएगा, ओके। और आइए पास्ट टेंस का भी देखा देते हैं। जैसे यही कह दिया कि मैं कल स्कूल गया, अब देखो ये आ गया तो ये पास्ट टेंस हो गया। तब यहाँ कल की अंग्रेजी अब क्या लिखेंगे आप, ईस्टरडे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, आई वेंट टू स्कूल ईस्टरडे, YESTERDAY, ईस्टरडे, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। ऐसे आपको कर देना है। तो दोस्तों अब ये तो आई वी का प्रयोग का हो गया। अब आइए इसके ऊपर कुछ एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन माने क्या होता है, अपवाद होता है, अपवाद। तो अभी हमने आपको ये बताया आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है, कुछ परिस्थितियाँ नीचे जो बता रहे हैं ऐसी आती हैं कि आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और सबके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशनें हैं, आइए उसको पहले देख लेते हैं। तो पहला है हमारा डिटर्मिनेशन मतलब होता है निश्चितता। अगर कोई कार्य करने की निश्चित जानकारी मिल रही है तो वहाँ पर आई वी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेल का प्रयोग, डिटरमिनेट निश्चितता हो गया। दूसरा शब्द आता है हमारा थ्रेट, THREAT,
थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी। अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो वहाँ पर भी आई वी के साथ विल का प्रयोग करोगे, बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग करोगे। और तीसरा आता है कि आपका प्रोमिज। प्रोमिज, अगर कोई प्रोमिज मीन्स होता है वादा। अगर वादा कोई कर रहा है किसी से तो वहाँ पर आई वी के साथ विल लगाएंगे, बाकी सबके साथ सेल लगाएंगे। अब इसके बाद आता है विलिंगनेस। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब होता है रजामंदी। रजामंदी, अगर रजामंदी है दोस्तों तो आई वी के साथ आप विल लगाओगे, बाकी सबके साथ सेल लगाओगे। आइए का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है मैं वाराणसी अवश्य जाऊंगा। ठीक है, मैं वाराणसी अवश्य जाऊंगा, ये है हमारा। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी जाऊंगा तो सेल लगता, लेकिन कह दिया गया क्या, अवश्य जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा, निश्चितता पाई गई है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो गया, तो यहाँ आई के साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा दोस्तों। तो आई का क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई विल गो टू वाराणसी लिख लीजिए आगे। तो इस तरह से कर लेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं सेल ही करूँगा, तब आपको सर्टनली इसमें लिखना होगा। तब आपको ऐसा भी इसको आप बोल सकते हो, अगर विल नहीं लगा रहे हो तब। तो ये हो जाएगा आई शैल गो, आई शैल सर्टनली, आई शैल CERTAINLY, सर्टनली माने निश्चित होता है। आई शैल सर्टनली गो टू वाराणसी, तब ऐसा आपको करना होगा। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं धमकी के लिए। जैसे वह तुम्हें गोली मार देगा, गोली मार देगा, वह तुम्हें गोली मार देगा। ठीक है, यहाँ क्या है, धमकी दे रहे हैं कि वो तुम्हें गोली मार देगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुम ऐसा करोगे, धमकी दी गई है। तो यहाँ पर वह के साथ क्या लग जाएगा, सेल लग जाएगा दोस्तों, ख्याल है। तो ये हो जाएगा ही शैल, गोली मारना क्या होता है, शूट, SHOOT, ही शैल शूट यू, ही शैल शूट यू, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। इससे करना है दोस्तों। तो ये तो एक्सेप्शन की बातें हो गई। अब चलते हैं इसका हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे है। निगेटिव में करना है क्या दोस्तों, आपको आई और वी के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी जैसा आप कर रहे थे वही करेंगे। तो इसका प्रेम हो जाएगा हमारा, पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर विल शैल हो जाएगा आपका, विल शैल, फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, इसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर आपका एम भी फर्स्ट आ जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। इस तरह से हम इसका अनुवाद कर लेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ये हो गया। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। वी शैल नॉट गो देयर, वी शैल नॉट गो देयर माने वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। इस तरह से हम निगेटिव बना लेंगे दोस्तों। अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव दोस्तों अगर क्या से शुरू है, ठीक है, क्या से शुरू है, यह पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट फर्स्ट, क्या से शुरू हो, तो अगर क्या से शुरू है तो उस वाक्य को हम किससे शुरू करेंगे, विल या शैल लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका एम भी फर्स्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों। ऐसे हमको कर देना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे
जैसे है क्या, क्या वे लोग वे लोग पढ़ेंगे, क्या वे लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसका जो उत्तर है हम यस नो में दे सकते हैं। ठीक है, जब यस नो में दे सकते हो तो उसको हम विल सेल से शुरू करेंगे। तो आइए इसका क्या वे लोग पढ़ेंगे, तो इसका अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे यस, नहीं पढ़ेंगे तो नो, उत्तर हो गया। तो आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका पहले विल होगा तो आपका विल लगेगा पहले शुरू में, तो हो जाएगा विल दे रीड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, आपका हो गया ये। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल और क्या हम लोग क्या हम लोग खेलेंगे, क्या हम लोग खेलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हम लोग खेलेंगे, तो शैल से शुरू करेंगे इसको हम, तो हो जाएगा आपका शैल वी प्ले, ये हो गया आपका। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब जैसे मान लो और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वर्षा होगी, क्या वर्षा होगी। तो इसका क्या होगा, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, विल से ही शुरू करेंगे क्योंकि इट है, तो विल इट रैन, विल इट रैन, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, काम खत्म। तो चलिए अब ये तो हो गया। अगर दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो तो उसका हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख देना। जैसे कि वह वहाँ क्यों जाएगा, वह वहाँ क्यों जाएगा, ये है। तो यहाँ देखो वहाँ क्यों ही प्रश्नवाचक शब्द है, तो पहले इसकी अंग्रेजी आप लिख लो। तो ये हो जाएगा क्या, वाई विल ही गो देयर, इस तरह से अनुवाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, कर देना है। अब चलिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर रहे तो कर्ता की तुरंत बाद नाट लगा देना। जैसे है कि तुम लोग खाना क्यों नहीं खाओगे, तुम लोग खाना क्यों नहीं खाओगे हैं। तो इसका क्या होगा, तो देखिए खाना क्यों नहीं दोनों है, तो पहले क्यों की अंग्रेजी आप लिख लो। तो ये क्यों की अंग्रेजी क्या हो गई, वाई, तुम है तो विल लगेगा, वाई विल यू, अब यू के बाद तुरंत नॉट लगाओ नहीं तो गलत, वाई विल यू नॉट ईट फूड, ये आपका अंत में प्रश्नवाचक लगा दो। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी हो गया। तो अब चलते दोस्तों, ये टेंस तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूअस की ओर चलो बढ़ते हैं। अब हमारा अगला आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, इसके माने होता है अपूर्ण भूतकाल। मतलब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब भविष्य काल में कोई कार्य जारी हो, लगातार हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। तो आइए इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल बी और दूसरी होती है इसकी शैल बी। ठीक, अगर कर्ता के पहले लाना है तो सिर्फ हमको विल को और शैल को ही लाना है। अब बी जो है आपका कर्ता के बाद रहेगा। अगर नाट भी लगाना है तो विल और बी के बीच में नाट लगाएंगे, शैल और बी के बीच में नाट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्रेम क्या हो जाएगा, तो पहले फ्रेम हो जाएगा दोस्तों, पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, विल बी या शैल भी, जैसा आ रहा है कर्ता के अनुसार,
वैसा लगा दो, शैल बी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एम भी फर्स्ट आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अब आइए चलिए देखते हैं। अब दोस्तों इसका पहचान है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। इसकी पहचान है अगर अंत में क्या आ जाए, रहा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये सभी इसकी पहचान है। अगर ये सभी शब्द अंत में आ रहा है तो समझ जाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। जैसे वर्षा, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी। तब यहाँ क्या है, रहा होगा, रही होगी क्या, तो पहले इसका क्या लिखेंगे, हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता नहीं है तो ईट से शुरू करेंगे, तो ये जगह ईट विल बी रैनिंग, रैनिंग। इसमें हमेशा मुख्य क्रिया में रहा रही है तो आईएनजी सब में जुड़ेगा दोस्तों, ख्याल रहे, अंत में फुल स्टॉप लगा लो। अब चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि वे लोग, वे लोग, वे लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, रहे होंगे आ गया। तब भी आपका देखिए रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तब इसका अनुवाद कैसे होगा, दे विल बी रीडिंग, रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश, ऐसे इसका अनुवाद कर दीजिए। आइए एक आई के साथ, वी के साथ सेल का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे मैं पूजा, मैं पूजा कर रहा हूँगा, मैं पूजा कर रहा हूँगा, रहा हूँगा आ गया, तभी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई शैल बी वर्शिप, मैंने होता है आई एन जी जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा वर्शिपिंग। वर्शिप मीन्स होता है क्या, पूजा करना। आप लोग भी बोलिए इसको, आई शैल बी वर्शिपिंग, मैं पूजा कर रहा हूँगा। जब बोलोगे दोस्तों तभी कुछ इंग्लिश बोलने आएगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों, अब इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव, तो निगेटिव में हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल नॉट बी या फिर शैल नॉट बी का प्रयोग कर देना है, आपका निगेटिव बन जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है अंधेरा, अंधेरा नहीं हो रहा होगा, अंधेरा नहीं हो रहा होगा, तो यार रहा होगा, रही होगी क्या इसमें, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें भी कर्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये अंधेरा कर्ता नहीं है, इसमें कर्ता है ही नहीं। तो चलिए इसको तो इट से शुरू करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इट, इट विल नॉट बी गेटिंग, गेटिंग डार्क, इट विल नॉट बी गेटिंग डार्क। दोस्तों यहाँ गेटिंग की आप ग्रोइंग भी कर सकते हो, इट विल नॉट बी ग्रोइंग डार्क, दोनों सही होगा, कोई गलत नहीं काटेगा। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम लोग ऊब नहीं रहे होंगे, रहे होंगे, हम लोग ऊब नहीं रहे होंगे। ऊबना क्या होता है, बोर होता है, कहते हैं ना बोरिंग हो रहा है एकदम। तो हो जाएगा इसका अनुवाद, चलिए करिए क्या होगा, तो वी शैल लगेगा वी के साथ,
तो वी शैल नॉट, फिर बी लगाएंगे, वी शैल नॉट बी बोरिंग। बोरिंग माने उबना होता है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो चलते हैं अब हम इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव तो दोस्तों अगर आपका वाक्य जो है क्या से शुरू है, ठीक है, तो आपको पहले क्या लिख देना है, विल शैल में से एक बाहर लाएंगे आप पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है, बी लगा देना है, यही है। उसके बाद आपका एम भी फर्स्ट जो है आएगा, फिर ING भी उसमें आपका जुड़ेगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी है सब लिख दीजिएगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या वह सो रहा होगा, क्या वह सो रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या शुरू है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम विल से शुरू करेंगे, तो हो जाएगा विल ही, फिर इसके बाद भी लगेगा, विल ही बी स्लीपिंग। स्लीपिंग माने सोना होता है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, ये आपका बन गया। अब दोस्तों अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। जैसे है कि हम लोग प्रार्थना नहीं, हम लोग प्रार्थना, रुक जा दूसरा देखते हैं, हम लोग प्रार्थना कहाँ कर रहे होंगे, ये है हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, तो कहाँ आया, तो पहले कहाँ की अंग्रेजी लिख लीजिए, वेयर, फिर शैल लगा देंगे क्योंकि वी है, वेयर शैल वी, फिर उसके बाद वी लगाएंगे, बी, अब प्रे माने होता है प्रार्थना, ING करिए इसमें, प्रेइंग। तो क्या हो जाएगा, वेयर शैल वी बी प्रेइंग। आप लोग भी बोलिए तभी इंग्लिश बोलने आएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर रहेगा तो कर्ता के तुरंत बाद नाथ लगा देना। तो जैसे है कि वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, ये हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्यों आया, तो पहले क्यों की अंग्रेजी आप लिख लो, वाई विल ही, फिर नॉट लगा दीजिए तुरंत बाद, नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, अंत में फुल स्टॉप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, काम आपका हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, कंप्लीट हो गया ये भी। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो अब हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब होता है पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल होता है क्या दोस्तों, जब भविष्यकाल में कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं दोस्तों। तो आइए पहले इसकी पहचान देखते हैं क्या होती है। जब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ई होगी, ए होंगे, ये सभी शब्द आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो पहचान तो आ गई आपको। अब आइए हेल्पिंग वर्ब इसकी देख लेते हैं क्या होती है हेल्पिंग वर्ब इसका। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, एक होती है विल है, और दूसरा होता है
शैल हैव, ठीक है, शैल हैव। तो सिर्फ आई और वी के साथ ही हम क्या लगाएंगे, शैल हैव लगाएंगे, बाकी के साथ है क्या लगाएंगे, विल हैव लगा दीजिएगा। ये तो हो गया। अब चलते हैं, इसका लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं इसका फ्रेम। इसका पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर बनावट कैसी होगी, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में दोस्तों हमें लेना क्या, पहले तो सब्जेक्ट हमको लिख लेना है, फिर उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव जो है वो लगा दो आप, शैल हैव। फिर उसके बाद क्या है, यम भी थर्ड लाना है, तीसरा रूप लाना है यहाँ पर, ठीक है, यम भी थर्ड, तीसरा रूप। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका काम हो गया। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। तो क्या होगा, कार्य करना क्या होता है, वर्क, तो हो जाएगा। और तो इसका पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, तो हो जाएगा ही विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। कंप्लीट माने पूरा करना, कंप्लीटेड हिज वर्क। ऐसे इसको आपको कर देना है। तो दोस्तों इधर सिंपल सेंटेंस था। तो अब इसमें भी जैसे हम आपको पास्ट परफेक्ट में पढ़ाए थे डबल सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस, तो उस तरह इसमें भी मिक्स सेंटेंस आता है। तो आइए मिक्स्ड सेंटेंस अगर आपका आ गया, मिक्स्ड सेंटेंस, तो मिक्स्ड सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो काम साथ में होंगे दोस्तों। तो चलिए इसका नियम पहले आप लोग लिख लीजिए मिक्स सेंटेंस का, कि जब भविष्य काल में दो कार्य एक साथ हो रहे हो, तो जो कार्य दोस्तों पहले होता है उसे हम पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तथा जो कार्य बाद में होता है उसे बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। और दोनों वाक्यों को हम बिफोर से जोड़ देते हैं, ये तो इसका नियम हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर हल्का सा लिख लीजिए। स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि पहले तो हम लिखेंगे कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, परफेक्ट टेंस। फिर प्लस उसके बाद हम बिफोर लगा देंगे, बिफोर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखाएगा। तो जो काम पहले हुआ है उसको पहले फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। दोनों टेंस साथ में चलेंगे यहाँ पर। तो आइए एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी, ठीक है। मतलब आप स्टेशन पहुंच रहे हैं, उससे पहले रेलगाड़ी हमारी जो है जा चुकी थी। तो इसका कैसे अनुवाद होगा, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि रेलगाड़ी जा चुकी होगी, तो रेलगाड़ी पहले जा रही है, तो उसको को पहले लिखना है फ्यूचर परफेक्ट में, और स्टेशन पर आप बाद में पहुंच रहे हो। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी पहले जा रही है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में आपको करना है, और बाद वाले स्टेशन पहुँच रहे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए इसका करते हैं, कैसे होगा यह। तो दोस्तों आइए तो फिर शुरू करते हैं।
द ट्रेन, द ट्रेन, ट्रेन हो गया। इसके साथ सहायक्रिया क्या लगेगी, विल है। द ट्रेन विल हैव। अब दोस्तों रेलगाड़ी जा रही है तो गो नहीं करेंगे, कोई आदमी या कोई चीज़ ऐसी जा नहीं रही है। रेलगाड़ी क्या करती है, प्रस्थान करती है। तो प्रस्थान करने की अंग्रेजी क्या होती है, डिपार्ट होती है। हमेशा डिपार्ट लिखना, बस जा रही है, रेलगाड़ी जा रही है तो डिपार्टेड हो जाएगा, DEPARTED। द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर से जोड़ दीजिए दोनों को, बिफोर आई रीच एट स्टेशन, STATION, स्टेशन, अंत में फुल स्टॉप लगा दो। तो इस तरह से हम इसको मिश्र सेंटेंस जो है उसका हम करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव, अब दोस्तों निगेटिव रहेगा तो उसी में विल है और सेल, विल और सेल के बाद नॉट लगा देना। बाकी सब पहले की तरह जो करे थे वैसे ही आपको करना है। तो आइए एग्जांपल लेकर के हम समझा देते हैं। जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा, वह सो नहीं चुका होगा। ये है, मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो नहीं चुका होगा या वह नहीं सो चुका होगा। तो वह, अब नहीं को छोड़ो, पहले उतना ही लीजिए। वह सो चुका होगा, ये काम पहले हो रहा है तो पहले इसी का लिख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट। अब इसके बाद हैव लगा दीजिए, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट होता है, स्लेप्ट बिफोर आई रीच एट होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो नहीं चुका होगा। अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका ये हो गया। अब आइए एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब कुछ एक में बता देते हैं दोस्तों। तो इसमें भी वही कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देना। बाकी सब कुछ जो है पहले पढ़ाए थे उसी तरह से करना है। तो जैसे आप देख लेते हैं, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब एक साथ बता दे रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, एक समझते हैं। जैसे कि वर्षा होने से पहले तुम लोग क्यों नहीं आ चुके होगे। तो देखिए पहले तुम लोग आ चुके हो कि इसी को हमें पहले करना, क्योंकि वर्षा होने से पहले क्यों नहीं आ चुके थे, तो इसी को हम पहले लिखेंगे। तो क्यों आया है ना, तो पहले क्यों की अंग्रेजी हम लिख लेंगे इस बीच में, चाहे जहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द होगा पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो वाई विल यू, अब यू के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, यू नॉट कम। अब देखिए इसका रूप चलता है कम बिफोर। अब वर्षा होती है इतना अनुवाद करो, वर्षा होने से पहले मतलब वर्षा होती है इतना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, बिफोर इट रैंस। अब इट है तो ये क्वेश्चन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रैंस, यस से यस जुड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है परफेक्ट टेंस का अनुवाद करेंगे। अब हमारा ये भी टेंस क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं, लास्ट है अब आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, फ्यूचर
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि पूर्ण, पूरा अपूर्ण, पूरा अपूर्ण भविष्यकाल। मतलब कि जब भविष्यकाल में किसी दिए हुए समय से कोई कार्य जारी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं दोस्तों। अब आइए इसकी पहचान देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें रहा होगा आएगा, इसमें भी रहा होगा है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। अब प्लस टाइम रहेगा दोस्तों, इसमें प्लस टाइम भी लगा रहेगा। तो आपको समझ लेना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइए अब इसकी हेल्पिंग वर्ब हम देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसकी दो ही होती है, वही सब है। एक होती है हमारा विल, विल हैव बीन, और दूसरी होती है शैल हैव बीन। ठीक, शैल हैव बीन। तो आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन लगेगा। आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सभी के साथ, आल के साथ किसका प्रयोग होगा, विल हैव बीन का प्रयोग होगा। दोस्तों कर्ता के पहले अगर लाना है प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसी विल को ही सिर्फ बाहर लाएंगे और इसमें सिर्फ हम शैल को ही बाहर लाएंगे। ठीक है, और हैव बीन जो है कर्ता के बाद रहेगा, ध्यान रहे नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसके बाद जो है प्रश्न निगेटिव बनाना है तो इन्हीं बीच में ही नाट लगा देना है आपको दोनों के। तो आइए चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कुछ। अब इसका हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। ये चलिए फ्रेम इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर बनावट इसकी क्या होगी। अब तो दोस्तों बनावट इसका हो जाएगा, तो पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जो लगा रहे हो, विल है, शैल है, वो हो जाएगा। फिर आपका एम भी फर्स्ट लिखेंगे और उसमें प्लस आईएनजी जोड़ दीजिएगा, मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आप आ जाएगा सिंस फार, इसमें भी लगेगा सिंस फार, सिंस फार होगा। फिर उसके बाद लास्ट में टाइम लग जाएगा, आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो आइए चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे लोग सुबह सुबह से वे लोग सुबह से गपशप कर रहे होंगे। ठीक, वे लोग सुबह से गपशप कर रहे होंगे, गपशप का चैटिंग होता है, बकवास। तो इसका क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन चैटिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अब सिंस फार का प्रयोग अगर आपको पढ़ना है तो आपकी पहली वीडियो में जो डाला हूँ उसमें अच्छे से इसके बारे में बताया हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से समझिए लिख। चलिए एक और देखते हैं दोस्तों अगर एक समय नहीं दिया है, ठीक है, तो समय नहीं दिया है तो तीनों टेंसों में दोस्तों बता दे रहा हूँ ता लग जाएगा। जो रहा है, रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ता रहा है, ती रही है। तो क्या रहेगा, जैसे और था वाला है तो ता रहा था, ती रही थी हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर समय नहीं है, अगर समय न हो तो पहचान क्या हो जाएगी, ता रहा होगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ये सभी पहचान आएंगे। ठीक है, यही तरह से तीनों टेंस में हो जाएगा, तब समय नहीं रहेगा।
आइए कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वह रोता वह रोता रहा होगा। वह रोता रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे कि ये आपका तो फ्यूचर कंटिन्यूअस लग रहा है, समय तो है नहीं, कंटिन्यूअस में कूद जाओगे, हो जाएगा गलत। वह रोता रहा होगा, इसमें अंत में क्या है, ता रहा होगा है ना, तो समझ जाओ कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, न कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अगर वह रो रहा होगा तब तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता। दोनों में भी कर दे रहा हूँ, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन वीपिंग। ही विल हैव बीन वीपिंग। तो इस तरह से होगा। अगर दोस्तों वही ता न रहेगा तो आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, तब कैसे अनुवाद करेंगे। तो जैसे ये कह दिया कि वह रो रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ता नहीं ना है, रो रहा होगा, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, विल बी शैल बी होगी। अगर ता लग गया तो विल हैव बीन शैल हैव बीन लगेगा। दोस्तों मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ, जुबानी याद करा हूँ, बता रहा हूँ इंग्लिश एकदम। तो ये आपका हो जाएगा ही विल बी वीपिंग। क्लियर। अगर यहीं पर ता होगा तो यहीं पर हो जाएगा विल हैव बीन वीपिंग। अगर ता नहीं है तो समझ जाओ कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो विल बी वीपिंग, शैल बी वीपिंग, जो भी है करना कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस समझते हैं इसका। निगेटिव, तो निगेटिव में करना क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको लगा देना है विल नॉट हैव बीन। विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन का हेल्प प्रयोग कर दो, शैल नॉट हैव बीन। ठीक, इसी का प्रयोग कर देना है और उसके बाद बाकी जैसे आपने पढ़ा वैसे ही कर देना है, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो आइए चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। उदाहरण आइए समझते हैं इसका। तो उदाहरण जैसे है कि वह खाना नहीं, वह खाना सुबह से नहीं पका रही होगी। वह खाना सुबह से नहीं पका रही होगी। तो देखो नहीं आ गया है, तो इसमें वही सहायक क्रिया विल नॉट हैव बीन का प्रयोग कर दो। तो यहाँ पका रही होगी तो लड़की है दोस्तों, तो सहायक क्रिया क्या लगेगा करता, सी हो जाएगा। सी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड। लो आपका ये हो गया। इस तरह से आपका प्रयोग कर देना। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में दोस्तों करना क्या आपको कि अगर क्या से शुरू है, क्या है, क्या से शुरू है, तो पहले ही हम विल या शैल को पहले ले आएंगे। ठीक है, विल या शैल को पहले लाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा, फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर प्रश्नवाचक शब्द भी वो आ गया है तो उसको पहले लिखेंगे। तो पहले क्या से देखते हैं। जैसे क्या वह 2 वर्ष से पढ़ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या शुरू है, तो विल शैल को एक बाहर लाइए, तो वह है तो विल लगेगा,
विल ही, फिर उसके बाद हैव बीन लगा देंगे। यहाँ विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये भी आपका हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो क्या करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे। जैसे कि हम लोग कक्षा में शोरगुल सुबह से क्यों कर रहे होंगे। ये है आपका। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लो आप। तो ये जाएगा वाई, अब हम लोग है तो शैल लगेगा, वाई शैल वी। अब इसके बाद हैव बीन जोड़ लीजिए आप, हैव बीन मेकिंग a noise in the class since morning। अंत में प्रश्नवाचक लगा तो काम हो गया आपका, वेरी सिंपल। अगर दोस्तों इसमें कब कितना कितनी ये सब आ गया है तो उसकी अंग्रेजी हाउ मच हाउ मेनी लिखी जाएगी, वो लिख लीजिए। तो जैसे आपका हो गया तुम 2 दिन से कितना आम खा रहे होगे, ये आ गया। तो अब इसमें आम को गिन सकते हैं, इसलिए कितना कितनी अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मैनी लगेगा। तो ये हो जाएगा क्या, हाउ मैनी मैंगो। हाउ मैनी मैंगो, तुम है तो विल लग जाएगा, विल। अब देखो ये मैंगो जो है ना ये इसका नाउन है, तो इस नाउन को इसके साथ ही लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। विल यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। अंत में प्रश्नवाचक लगा दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों आ गया तो कर्ता के तुरंत बाद नाथ लगा देना, बाकी सब जैसे पढ़े वैसे कर देना। तो जैसे है कि ये बच्चे 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये बच्चे 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। अगर वे बच्चे होगा तो दे मत लिखना दोस्तों, दोज लिखना, और ये है तो दीज हो जाएगा। तब पहले क्यों है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखो, तो जगह वाई, फिर ये बच्चे है तो विल लगेगा, वाई विल। फिर उसके बाद दीज चिल्ड्रेन लिखेंगे एक साथ, दीज चिल्ड्रेन, वाई विल दीज चिल्ड्रेन। अब नॉट लगा दो इसके बाद, नॉट, फिर हैव बीन रीडिंग सिंस 10 दिन से है तो सिंस नहीं होगा, फार लगेगा, फार 10 days। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मार दीजिए दोस्तों। तो इस तरह से आप सभी ट्रांसलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि हमारे
ये मेहनत जो है ख़राब नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए। सभी लोग इंग्लिश से बोलना सीख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में एकदम छा जाए वीडियो मेरी। सबको खूब शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना हो सके दोस्तों। और मैं आपके साथ हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन आएगा बगल में, उसको दबा दीजिए ताकि ऐसी अगली वीडियो जब हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सके दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक मार दीजिए। एक हमें तुरंत अभी एक लाइक दीजिए, ज़रूर लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जितना हो सके। ओके दोस्तों, तो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं आपके सामने। तब तक आप अपनी तैयारियां करते रहिए, जुटे रहिए, लगे रहिए दोस्तों। भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी बजा दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले था, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।